स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में थर्ड चैप्टर का जो अगला बिंदु है प्राथमिक जननांग, जिन्हें वर्षण या टेस्टिस भी कहते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पिछले वाला जो वीडियो है, थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने नर जनन तंत्र के का कंप्लीट उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उसका नामांक चित्र हमने बना के देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम प्राथमिक जननांग, फिर हम उसके बाद में द्वितीयक जननांग और उसके बाद में अपन सहायक जनन ग्रंथियों को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं प्राथमिक जननांग, जो सबसे महत्वपूर्ण है नर जनन तंत्र का, और उन्हें अपन वर्षण भी कहते हैं। तो वर्षण के बारे में अपन इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, वर्षण जो होते हैं, अपने जो नामांक चित्र देखा था तो उसमें ये कहा था कि एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। तो नर में जो प्राथमिक जननांग होते हैं वो मुख्य रूप से वर्षण या टेस्टिस होते हैं। तो ये इस तरह से दो अंडाकार जो नर होता है उसमें दो अंडाकार वर्षण पाए जाते हैं, जो कि शुक्राणु का और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करेंगे। देखिए, नर में एक जोड़ी गुलाबी रंग के और अंडाकार आकृति के वर्षण पाए जाते हैं, जो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोषों, जिसको स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक भी कहते हैं, में स्थित होते हैं। तो ये हमने जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें देखा था कि जो वर्षण होते हैं ये वर्षण कोष में स्थित होते हैं, और ये वर्षण कोष से शरीर के बाहर जो उदर गुहा होती है दोनों टांगों के बीच, उसके बीच में लटके हुए रहते हैं। तो उदर गुहा के ये बाहर स्थित होते हैं वर्षण कोष के अंदर। तो अब इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये शरीर के अंदर क्यों नहीं थे। तो अपन देखेंगे, देखिए, वर्षण कोष वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम रखने का में सहायक होते हैं। यानी 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक ये कम रखते हैं। जो वर्षण कोष होते हैं, ये वर्षणों का तापमान, जो टेम्परेचर है, वो शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री कम रखते हैं। और हमारे शरीर का टेम्परेचर वैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री पर क्या होता है कि शुक्राणुओं का उत्पादन और उनका परिपक्वन मुश्किल होता है। तो ये वर्षण कोष क्या करते हैं, ये उदर गुहा से थोड़े बाहर स्थित होते हैं, ताकि इन वर्षणों का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक कम किया जाए, जो शुक्राणु निर्माण और शुक्राणु परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है, जो वर्षण होते हैं उनका तापमान लगभग 34-35 डिग्री के आसपास रहता है, और इस टेम्परेचर पर शुक्राणु का निर्माण और शुक्राणु का परिपक्वन आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि मानव में और मानव के साथ जो अधिकांश स्तनधारी होते हैं उनमें जो वर्षण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं। और बस यही प्रश्न बनता है कि जो वर्षण होते हैं वो बाहर स्थित क्यों होते हैं। तो उसका कारण यही है ताकि उसके तापमान को कम किया जा सके। अब देखिए, सर्दी के अंदर इसका, गर्मियों के अंदर क्या होता है कि गर्मियों में जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और अपने शरीर का तापमान तो एक फिक्स रहता है 37 डिग्री। तो गर्मियों में वर्षण है वो वर्षण कोषों में काफ़ी लटके हुए दिखाई देते हैं। तो उसका कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्षणों का तापमान कम किया जाए। और सर्दियों में क्या होता है, वर्षणों के अंदर रेखित और अरेखित पेशियाँ पाई जाती है, जो वर्षणों को खींचकर शरीर के अंदर उदर गुहा की तरफ ले जाकर उसका तापमान लगभग 34-35 डिग्री के आसपास रखती है, ताकि शुक्राणुओं का उत्पादन आसानी से किया जा सके। तो ये होता है कि वर्षण कोष में स्थित होते हैं, उसका कारण यही है। देखिए, इनकी लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं। ये इनकी जो चौड़ाई होती है लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं। और इनका वज़न देखें तो 10 से 15 ग्राम इनका वज़न होता है। तो एक जोड़ी ये वर्षण अपने अंदर पाए जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे वर्षण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो इसकी संरचना को अब हम बना के देखने वाले हैं। तो देखिए, इस संरचना में क्या क्या होता है। तो वर्षण में क्या होता है, जैसे वर्षण कोष के अंदर ये स्थित होते हैं, ये बात हमने पहले पढ़ चुकी है। तो वर्षण में होगा क्या कि वर्षण के संरचना देखें तो इस पर 2 आवरण चढ़े हुए होते हैं। सबसे बाहर की तरफ आवरण जो होता है, उस आवरण को हम कहेंगे योनिक कंचुक। क्या कहेंगे उसको? योनिक कंचुक कहेंगे। ये जैसे है, ये सबसे बाहर का आवरण कहलाएगा योनिक कंचुक।
अब इसका जो अंग्रेजी, इसको हम ट्यूनिका वेजाइनलिस भी कहेंगे। तो हमने इसमें जो अपने डिटेल लिखी उसमें लिख दिया है। ये सबसे बाहर का आवरण है। ठीक इसके अंदर का जो आवरण होता है वो क्या होता है, ये वृषण की सुरक्षात्मक आवरण जो प्रोटेक्शन देगा वृषण को। इसके ठीक नीचे एक आवरण और पाया जाता है, इसको हम कहते हैं श्वेत कंचुक, जो कि संयोजक का बना हुआ होता है, श्वेत तंतुमय संयोजक का। ये अंदर का आवरण क्या करता है, इस वृषण के अंदर की तरफ धंसकर इस तरह से फोल्ड बना लेता है, इस तरह से फोल्डिंग बना लेगा और इस तरह से फोल्ड बनाकर वृषण को अनेक कक्षों में बांट देगा इस तरह से। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये फोल्ड बना रहा है। ये जो अंदर का आवरण है ये इस तरह से फोल्डिंग बना रहा है और अंदर ही अंदर ये फोल्ड होके वृषण को छोटे छोटे कक्षों में बांट रहा है। तो इन पट्टों को तो अपन कह देंगे वृषण पट्टिकाएं, और ये जो चैम्बर बन रहे हैं इन चैम्बरों को हम कह देंगे वृषण पालिकाएं। तो इस तरह से ये वृषण पालिकाओं का निर्माण कर लेता है। ये अंदर का आवरण है। इस आवरण को हम कहेंगे, ये जो सेकंड आवरण है इसको कहेंगे श्वेत कंचुक, श्वेत कंचुक, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी कहते हैं। ये श्वेत मतलब योनिक कंचुक तो क्या है, बाहर का आवरण है जो इसका प्रोटेक्शन करेगा। दूसरा जो योनिक कंचुक के अंदर का आवरण है वो अंदर की तरफ धंसकर वृषण पट्टिकाएँ बनाता है, और ये वृषण पट्टिकाएँ क्या करती है, पूरे वृषण को छोटे छोटे इस कक्षों में, जो ये कमरे से दिख रहे हैं इन कक्षों में बांट देगा। तो ये जो दिख रही है आपको, ये पट दिख रहे हैं, ये तो कहलाएंगी वृषण पट्टिकाएँ। ये क्या कहलाएगी, वृषण पट्टियाँ या पट्टिकाएँ कह देंगे। और इन वृषण पट्टिकाओं के कारण जो इसके अंदर ये कक्ष बन रहे हैं इनको अपन कहेंगे वृषण पालिकाएँ। क्या कह देंगे, वृषण पालिकाएँ कह देंगे या टेस्टिकुलर लोबुल्स कह देंगे। अब इन वृषण पालिकाओं में क्या होता है, इसके अंदर है वो अति कुंडलित, इसके अंदर अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। ये देखिए इसके अंदर 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाएगी इसके अंदर। ये जो कक्ष हैं इन कक्षों को अपन क्या कहते हैं, वृषण पालिकाएं बोल रहे हैं। तो इसके अंदर अति कुंडलित, जैसे दिखाने में भी एक दिख रही है लेकिन इसमें 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं ये पाई जा रही है। इसी तरह से इसके अंदर भी ये है शुक्रजनक नलिकाएं जो 2 से 3 होगी। बाकी का जो क्षेत्र होगा वो संयोजक होगा, बाकी का क्या होगा, संयोजक। अब ये अति कुंडलित संरचनाएं हैं, ये जो आपको दिख रही है ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, जिनको शुक्राणुजन्य या शुक्राणु मात्र कोशिकाएं भी इनको कह देंगे। तो ये शुक्रजनक नलिकाएं होती है। देखिए इन नलिकाओं में क्या होता है फिर कि ये नलिकाएं हैं वो एक सीधी नली से, ये शुक्रजनक नलिकाएं, इसके अंदर फिर अपन देखेंगे इसकी संरचना। तो इसमें शुक्रजनक शुक्राणु मात्र कोशिकाएं या शुक्राणुजन भी पाए जाएंगे। तो ये भी शुक्रजनक नलिकाएं, ये शुक्रजनक नलिकाएं फिर क्या होती है, एक सीधी नली से बाहर की तरफ ओपन होती है और एक जाल के अंदर खुल जाती है इस तरह से। ये जैसे सभी मिलकर एक जाल के अंदर खुल जाएगी आगे चल के। ये जो जाल है ये जाल बन जाएगा। ये जो जाल बनेगा इस जाल को अपन कहेंगे वृषण जालक। ये वृषण जालक के अंदर खुल गई तो ये कहलाएगी, इसके अंदर ये कहलाएगी शुक्रजनक नलिकाएं। ये कहलाएगी शुक्रजनक नलिकाएं। ये शुक्रजनक नलिकाएं हो गई। ये शुक्रजनक नलिकाओं से एक सीधी एक नली निकलती है और फिर ये एक जाल में खुलती है न, ये भी नलिकाओं का जाल है। इस जाल को अपन कहते हैं वृषण जालक, इसको कह देंगे वृषण जालक, ये कह देंगे इसको। ये वृषण जालक है। फिर आगे कम से कम 15 से 20 नलिकाओं से बाहर की तरफ ओपन होता है और फिर ये एक अति कुंडलित संरचना के अंदर ओपन हो जाता है इस तरह से, एक कोमे के आकार की अति कुंडलित संरचना के अंदर ओपन हो जाएगा।
इस तरह से। तो इस संरचना को तो हम कहेंगे अधिवर्षण, जो बिल्कुल अतिकुंडलित संरचना होगी जो वर्षण से बाहर रहेगी। ये जो वर्षण जालक है ये आगे बाहर की तरफ जब ये जिन नलिकाओं से खुलेगा, इन नलिकाओं को अपन कहेंगे शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, या इसको अपन बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। तो ये एक शुक्राणु की संरचना होती है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये वर्षण की संरचना है। ये वर्षण पर 2 आवरण होते हैं। सबसे बाहरी आवरण को अपन योनिक कंचुक कहते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा आवरण इसका श्वेत कंचुक होता है। ये श्वेत कंचुक वर्षण के अंदर धंसकर वर्षण पट्टिकाओं का निर्माण करता है, और ये वर्षण पट्टिकाएं पूरे वर्षण को लगभग 250 कक्षों में बांट देती हैं। इन कक्षों को वर्षण पालिकाएं कहते हैं। प्रत्येक वर्षण पालिका में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। अब ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं एक सीधी नली से फिर आगे एक नलिकाओं के जाल में खुलती है, जिसको वर्षण जालक कहते हैं। वर्षण जालक बाहर की तरफ लगभग 15 से 20 नलिकाओं से अधिवर्षण में खुलता है। ये अधिवर्षण है, जिन्हें शुक्र वाहिकाएं या वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। तो ये अपना वर्षण की आंतरिक संरचना है। एक अनुदैर्ध्य काट है इसका। अगर अब इसका अनुप्रस्थ काट काटा जाए इस शुक्रजनक नलिकाओं को देखते हुए, तो इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, शुक्रजनक नलिकाओं की अगर संरचना देखी जाए तो शुक्रजनक नलिका एक अतिकुंडलित रचना होती है। जैसे ये इसका अनुप्रस्थ काट काटा जाए तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देती है अपन को। जैसे यहाँ पर तो इसका बनेगा नहीं ये, लेकिन नेक्स्ट अपन पेज में इसको बना के देखेंगे। तो ये वर्षण की आंतरिक संरचना का अपन चित्र देख रहे हैं। अब इसका अपन बना लेते हैं शुक्रजनक नलिकाओं को दिखाते हुए। तो देखिए, ये एक शुक्रजनक नलिकाएं हैं। जैसे ये एक शुक्रजनक नलिका है, एक इसको अपन जब वर्षण काटेंगे तो कुछ शुक्रजनक नलिका को अपन को कटा हुआ देख लेते हैं इसको। शुक्रजनक नलिका की ये एक शुक्रजनक नलिका है। इसके सबसे बाहर की तरफ एक आवरण है। इस आवरण को हम, जैसे ये एक शुक्रजनक नलिका है, दूसरे 3 शुक्रजनक नलिका दिखा रहे हैं अपन। इनके बीच में ये जो जगह है, ये जो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में ये जो उत्तक भरा हुआ है, इस उत्तक को हम कहते हैं संयोजी उत्तक। क्या कह देंगे? संयोजी उत्तक। तो ये है यहाँ पर संयोजी उत्तक। इस संयोजी उत्तक के अंदर कुछ विशेष प्रकार की अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। ये है अंतराली कोशिकाएं। ये अंतराली कोशिकाएं, ये इसको एक नाम और है, इसका नाम है लीडिंग कोशिकाएं भी इनको कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ तंत्रिकाएं होगी। इसके अलावा इसके अंदर रुधिर वाहिनियाँ पाई जाएगी। जैसे ये इसके अंदर पाई जा रही है तंत्रिकाएं संयोजी उत्तक के अंदर, और ये है रुधिर वाहिकाएं। ये एक शुक्रजनक नलिका है। इस शुक्रजनक नलिका का इसमें 2 आवरण होते हैं। जो सबसे बाहर की तरफ जो संयोजी उत्तक का आवरण है, इसको अपन बोलेंगे ट्यूनिका प्रोप्रिया। इस आवरण को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका प्रोप्रिया। इसके अंदर आपको एक विशेष आवरण देखने को मिलेगा, विशेष कोशिकाओं का आवरण, जिसको जननिक उपकला कहेंगे। हम केवल एक शुक्रजनक नलिका को बना के देखेंगे। ये इसके अंदर पाया जाएगा जननिक उपकला। ये आवरण, जो दूसरा आवरण है विशेष कोशिकाओं का बना हुआ, इसको हम कह देंगे जननिक उपकला। ट्यूनिका प्रोप्रिया के अंदर हम शुक्रजनक नलिका की संरचना को देख रहे हैं। तो ये अंदर का आवरण हो गया जननिक उपकला। अब इस जननिक उपकला में 2 तरह की कोशिकाएं होती है। जननिक उपकला है, इसमें 2 तरह की कोशिकाएं। एक इसके अंदर कुछ इस तरह की लंबी कोशिकाएं पाई जाएगी, जिनको सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं।
क्या कहते हैं, सरटोली। ये तो है सरटोली कोशिकाएं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाएगी। ये कोशिकाएं जो होती है ये शुक्राणुजन या शुक्राणु मात्र कोशिकाएं पाई जाएगी। और इसके पास में ये कोशिकाएं भरी हुई रहेगी, इसके पास में रहेगी ये, जो कि धीरे धीरे विकासशील होकर शुक्राणु का निर्माण कर लेगी। तो इसके अंदर 2-3 तरह की कोशिकाएं रहेगी और फिर इनसे धीरे धीरे ये कोशिकाएं, जैसे अपन इसको दिखा देते हैं, और फिर इनसे शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। ये जैसे ये पहले शुक्राणु है, जब परिपक्व होते हैं सरटोली कोशिका से लगे हुए रहते हैं, और फिर ये जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये अपने आप मुक्त हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। तो ये सरटोली कोशिका को थोड़ा अलग से दिखा देते हैं अपन। ये सरटोली कोशिकाएं हैं जो कि इनको पोषण देने का काम करेगी, शुक्र कोशिकाओं को। तो जो जननिक उपकला है उसके अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होगी। एक तो ये कोशिका हो गई, इनको तो अपन कहेंगे नरजन कोशिकाएं, या इनको अपन कह देंगे शुक्राणुजन कोशिकाएं, शुक्राणुजन कोशिकाएं। और दूसरी कोशिका इसके अंदर पाई जाएगी ये सरटोली सेल, सरटोली कोशिकाएं, जिनको नर्स कोशिकाएं भी कहेंगे। क्या कहेंगे, नर्स कोशिकाएं। ये धीरे धीरे ये जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती है ये कुछ विशेष तरह की कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जिनको शुक्राणुपूर्वी कोशिकाएं कहेंगे। ये जो आगे कोशिकाएं परिवर्तित हो रही है ये कहलाएगी शुक्राणुपूर्वी कोशिकाएं। शुक्राणु से ठीक पूर्व की जो कोशिकाएं होंगी वो क्या कहलाएगी, शुक्राणुपूर्व कोशिकाएं। और ये शुक्राणुपूर्व कोशिकाएं फिर क्या बना लेगी, ये शुक्राणु का निर्माण कर लेगी। ये किसका निर्माण कर लेगी, शुक्राणु का। तो ये शुक्राणु है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट संरचना होती है कि जब एक वर्षण पालिका होती है उसमें 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। शुक्रजनक नलिकाएं की संरचना देखें अपन तो उसमें एक आवरण हो, बाहर की तरफ एक आवरण होगा जिसको टूनिका प्रोपर्या कह देंगे। ये संयुक्त का बना होगा। अंदर की तरफ जननिक उपला होगी। जननिक उपला में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाएगी, नरजनन कोशिकाएं जिनको शुक्राणुजन कोशिकाएं भी कहेंगे, और दूसरी सरटोली कोशिकाएं जिनको नर्स कोशिकाएं भी कहेंगे। और इसके अलावा इन शुक्रजन जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती है इनसे कोशिकाएं बनती रहेगी, और उन कोशिकाओं को अपन शुक्राणुपूर्व कोशिकाएं कहेंगे। और शुक्राणुपूर्व कोशिकाएं फिर विकसित होकर शुक्राणु का निर्माण कर लेगी। इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में जो उत्तक भरा है उसको संयुज्युत्तक कह देंगे। संयुज्युत्तक के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है जिसको अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगी। इसके अलावा इसमें तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियाँ भी पाई जाती है। तो ये चित्र तो है वर्षण का अनुप्रस्थ काट, वर्षण का अनुप्रस्थ काट, ये चित्र इसका है। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, शुक्रजनक नलिका की संरचना को दर्शाते हुए वर्षण का काट। शुक्रजनक, या तो कह दो वर्षण का अनुप्रस्थ काट, या शुक्रजनक नलिकाओं की संरचना को दर्शाते हुए वर्षण की संरचना, ऐसे ही है। तो इस तरह से अभी हम इसको फटाफट देख लेते हैं। और ये तो गया आपका वर्षण का अनुप्रस्थ काट। वर्षण का अनुप्रस्थ काट कैसे, जो अक्ष से 90 डिग्री पर काटा गया है। और ये आपका अनुदैर्ध्य काट हमने फड़ लिया था। तो अब देखिए इसको फटाफट फड़ लेते हैं। ये हमने अभी अनुदैर्ध्य काट इसका आपको बता ही दिया है, तो फटाफट फड़ लेते हैं। देखिए वर्षण में 2 आवरण पाए जाते हैं जिन्हें वर्षण खोल कहते हैं। वर्षण के खोल की तरह होते हैं। सबसे बाहरी महीन आवरण को योनिक कंचुक या ट्यूनिका वेजाइनलिस भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ट्यूनिका वेजाइनलिस या योनिक कंचुक, जो वर्षण की सुरक्षा का काम करता है। भीतरी आवरण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये श्वेत तंतुमय संयुक्त का बना होता है। श्वेत तंतुमय संयुक्त का बना होता है, इस कारण इसे श्वेत कंचुक या ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी कहते हैं। तो अंग्रेजी भी आपको याद रखनी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये श्वेत कंचुक क्या करता है, वर्षण के अंदर की तरफ ये क्या करेगा,
श्वेतकंचु क्या करने वाला है, वृषण के अंदर की ओर वलित यानी फोल्ड होकर अनेक वृषण पट्टिकाओं का निर्माण करता है। जो ये वृषण पट्टिकाएं क्या करती है, ये वृषण पट्टिकाएं वृषण के ऊतक को लगभग 250 कक्षों में विभक्त कर देती है। इन कक्षों को हमने क्या कहा, वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो ये वृषण पट्टिकाएं हैं नीले रंग वाली। तो ये वृषण पट्टिकाएं क्या करती है, इस पूरे वृषण को छोटे छोटे कक्षों में डिवाइड कर देती है, जिनको अपन वृषण पालिकाएं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। अब इस वृषण पालिका में क्या होता है, इस एक कक्ष में क्या होता है, तो इसमें 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है, संयोजक होता है और संयोजक के अंदर रुधिरवाहिनियाँ होती है, तंत्रिकाएँ होती है, अंतराली कोशिकाएँ पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, प्रत्येक वृषण जालिका में क्या क्या होता है। देखो पालिका के अंदर प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूबल्स जिनको अपन कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं 2 से 3 तथा संयोजक पाया जाता है। इसके संयोजक में रुधिर कोशिकाएं होती है, तंत्रिकाएं होती है, अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संयोजक के अंदर पाई जाती है, न कि शुक्रजनक नलिकाओं में। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर होती है ये लीडिंग सेल। तो जो वृषण का जो संयोजक होता है उस संयोजक के अंदर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, रुधिर कोशिकाओं और तंत्रिकाओं के साथ में। अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल या इसको लीडिंग सेल भी कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। लीडिंग एक साइंटिस्ट हुए थे, उन लीडिंग साइंटिस्ट के नाम पर ही इनका नाम रखा गया क्योंकि उन्होंने उसकी खोज की थी। तो लीडिंग जो डॉक्टर थे उनके नाम, उनकी खोज करने के कारण उनके नाम पर इसका नाम लीडिंग कोशिकाएं लिखा गया है। इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। तो देखिए अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन जिसको पुंजन या एंड्रोजन्स बोलते हैं, सभी नर हार्मोन को मिलाकर क्या बोलते हैं, एंड्रोजन या पुंजन का स्राव करती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो एंड्रोजन है उसका क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। और भी कई तरह के नर हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण जो एंड्रोजन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का मतलब है जैसे आवाज़ का भारी होना, नर में दाढ़ी मूंछ का आना, त्वचा का सख्त होना, तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो एक नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो उनको अपन जिस कारण से नर को अपन पहचानते हैं तो वो उसके द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, तो उसका कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, त्वचा का सख्त होना, अग्रेसिव होना, तो ये चीज़ें नर के द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इसके अलावा द्वितीयक सहायक जो जनन अंग है जैसे अधिवर्षण है, शुक्रवाहिनी है, अन्य जो सहायक जनन ग्रंथि हैं उनका विकास भी ये हार्मोन करता है, उसका विकास भी टेस्टोस्टेरोन के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होते हैं। अब शुक्रजनक नलिका के चलते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के चारों ओर, जो भी मैंने चित्र बनाया था अनुप्रस्थ काट का, उसके चारों ओर संयोजक से बना एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। इसके अंदर की ओर पाया जाने वाला आवरण जनिक उपकला कहलाता है। क्या कहलाता है ये, जनिक उपकला। इसके बाहर की तरफ तो हो गया ट्यूनिका प्रोपेरिया और उसके अंदर की तरफ हो गया जनिक उपकला, जिसको जर्मिनल एपिथेलियल भी कहते हैं। इस जनन उपकला में 2 तरह की कोशिकाएं होती है। पहली कोशिकाएं कौन सी होती है, नर जनन कोशिका जिसको शुक्राणुजन भी कहते हैं या शुक्राणु मात्र कोशिकाएं भी कहते हैं। मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल। ये कोशिकाएं क्या करेगी, अर्धसूत्र विभाजन द्वारा आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करेगी। इस प्रक्रिया को क्या कह देंगे हम, शुक्रजनन। तो शुक्रजनन प्रक्रिया द्वारा ये जो नर जनन कोशिकाएं हैं ये शुक्राणु का निर्माण कर लेगी। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट कोशिका होती है सर्टोली कोशिकाएं। तो ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करेगी, ये आलंबक कोशिकाएं या सपोर्टिंग सेल कहलाती है, या इसको नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, यह आलंब सपोर्ट करेगी, नर्स कोशिकाएं जो देखभाल करेगी, पोषण देगी। तो ये क्या करेगी, ये शुक्र जनन के दौरान जो विकासशील शुक्राणु कोशिकाएं बनती है, जो भी शुक्राणु में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, उन विकासशील शुक्राणु कोशिकाओं को सुरक्षा देती है, आलंबन देती है और पोषण प्रदान करने का कार्य करती है।
ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ये शुक्र जनन के समय शुक्राणुपुरु कोशिका के अनावश्यक जो कोशिका द्रव्य है उसका विघटन भी करती है, क्योंकि शुक्राणुपुरु कोशिकाएं गोल होती है और उससे एक पूंछ वाली संरचना शुक्राणु जब बनेगा तो अधिकांश कोशिका द्रव्य बाहर निकाल दिया जाता है, तो उस कोशिका द्रव्य का विघटन का काम भी सर्टोली कोशिकाएं करेगी। इसके अलावा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन हार्मोन का स्राव करती है जिसका नाम है इनिबिन हार्मोन। तो सर्टोली कोशिकाएं इनिबिन हार्मोन का स्राव करती है जो क्या करेगा, एफएसएच जो हार्मोन होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो शुक्र जनन को प्रेरित करेगा, उस हार्मोन के स्राव को ये प्रतिरोध करता है, ताकि ये जो ऑलरेडी जो शुक्र कोशिकाएं बन चुकी है उनको शुक्राणु में परिवर्तित कर सके, तो उसका ये संदमन कर देगा, प्रतिरोध कर देगा। अब ये तो थी इसके बाद। अब इस वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं सीधी और कम कुंडलित होकर वर्षण के मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर नलिकाओं का एक घना जाल बनाती है जिसको वर्षण जालक या रेटे टेस्टिस भी कहते हैं। तो अपने चित्र में देखा था कि जो शुक्रजन नलिकाएं हैं वो फिर उस कम कुंडलित तो सीधी होकर एक जाल बनाती है नलिकाओं का, जिनको वर्षण जालक कहते हैं। अब ये वर्षण जालक से क्या होगा, 15 से 20 लगभग आपकी नलिकाएं निकलेगी बाहर की तरफ। ये जो वर्षण जालक होगा, वर्षण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती है जिन्हें शुक्र वाहिकाएं या वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। वासा इफ्रेंसिया कहेंगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा होती है। तो ये वासा इफ्रेंसिया ये जो शुक्राणुओं को अधिवर्षण की ओर लेके आएगी, ये नलिकाएं अधिवर्षण में आकर ओपन हो जाती है या खुल जाती है। तो ये थी वर्षण की कंप्लीट संरचना और उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सहायक जननांग है उसको अपन देखेंगे। तो आप दोनों चित्र बनाएंगे और इन चित्रों का आप जो ये आपको लिखा हुआ है ये आप उसमें आप लिख लेंगे। तो देखिए ये जो अपने चित्र बनाया है ये चित्र है वर्षण का अनुदैर्ध्य काट। ये चित्र किसका है, वर्षण की आंतरिक संरचना, और उसका भी कौन सा काट है, ये अनुदैर्ध्य काट है, ये एलएस काट है। ये एलएस वर्षण का अनुदैर्ध्य काट आंतरिक संरचना के बारे में। तो दोनों चित्र आपको देखने हैं इसके अंदर।